बच्चों, ये आओ मिलकर बचाएं कविता की व्याख्या का संभवतः अंतिम वीडियो है। और व्याख्या के इस वीडियो में इस कविता की जो व्याख्या है आज कंप्लीट हो जाएगी, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं। आते हैं व्याख्या पर। फिर नाचने के लिए खुला आंगन, जहां तक व्याख्या कल हुई थी उसी के पश्चात मैं व्याख्या कर रहा हूं। जनजाति जीवन में सामूहिक जीवन का बड़ा महत्व है। वहां पर एकल फैमिली नहीं होती, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं। मतलब एक बस्ती होती है, पता ही नहीं चलता कि कौन परिवार है कौन, मतलब एक तरह से एक पूरा समूह होता है लोगों का। जैसे शहरी जीवन में जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पति पत्नी और बच्चे, और अगर बहुत हुआ, बहुत अच्छी फैमिली है तो माता पिता, ये एक फैमिली का आकार है। लेकिन जनजाति जीवन में वहां पे चाचा ताऊ, इवन की कहते हैं कि जो मामा और जो ननिहाल पक्ष के भी लोग होते हैं वो भी एक ज्वाइंट तरीके से रहते हैं। वो आसपास ही पूरे बस्ती में घर होते हैं। तो सामूहिक जीवन का बड़ा महत्व है। और सामूहिक और संयुक्त पारिवारिक जीवन में आंगन का बड़ा महत्व है। मुझे खुद अपने बचपन की याद आती है कि जो हमारा गांव में जब मैं छोटा हुआ करता था, 4 साल 5 साल 8 साल का, जहां तक मुझे ध्यान आता है कि लगभग 25-30 घर का कच्चा मकान था और उस मकान में लगभग 15 परिवार रहते थे। लगभग हमारा पूरा खानदान था। वो हमारे दादा के परिवार से संबंधित चाचा ताऊ, मतलब कि वो पूरा उसी में, और खूब बड़ा, चारों तरफ कमरे, खूब बड़ा आंगन। और शाम के समय उन 10-12-15 परिवारों के लगभग 20-25 बच्चे खूब हुल्लड़बाजी करते थे, खूब ऊधम मचाते थे। अब 20-25 बच्चों को ऊधम मचाने के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि कितना जगह चाहिए, और पर्याप्त जगह होती थी। तो यहां पर देखिए, अगर वास्तव में सुखी जीवन और सुविधापूर्ण जीवन दो तरह की चीजें हैं। सुखी जीवन चाहिए तो रिश्तों और पारिवारिक, और कहते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं मानव प्रेम, केवल रिश्तों के प्रति नहीं, हर इंसान से प्रेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सुविधाएं तो हो सकती हैं बट सुख नहीं होगा। अगर सुविधाओं से ही सुख की हम कल्पना करते हैं तो हम समझ ही सकते हैं, सब कहते हैं कि कौन सुखी है आज। खाद्यपति भी दुखी है और अरबपति भी दुखी है, बेचैन है। तो अगर भौतिक सुख सुविधाओं से लेंगे तो निश्चित रूप से हमें निराशा ही हाथ आएगी, जीवन खाली ही नजर आएगा। तो यहां पर निर्मला पुतुल यही बात कहती हैं कि सच में एक खुशहाल जीवन के लिए पारिवारिक प्रेम और अपनों के प्रति जो प्रेम है, जिसे कहते हैं सच्चा प्रेम, वो होना ही नहीं चाहिए बल्कि प्रकट भी होना चाहिए। दिल में रखने वाली चीज नहीं होती प्रेम, ये प्रकट करने और व्यवहार में लाने की चीज है अपनों के प्रति। तो बचपन तो एक तरफ जो है बच्चे हुल्लड़ मचा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वृद्धाएं हैं वो बैठ के अपना पंचौरा कर रही हैं, और तीसरी तरफ जो बहुएं हैं वो किचन में खाना बना रही हैं। जगह जगह 8-10 किचन, जगह जगह से धुआं उठ रहा है। तो एक ऐसा सुखकारी दृश्य होता था जिसकी कल्पना आज मैं करता हूं तो बड़ा रोमांच होता है। अब जनजाति जीवन की आप कल्पना कर सकते, तो उनका तो और भी बड़ा परिवार होता है, उनके और भी ज्यादा रिश्तेदार नातेदार एक साथ ही रहते हैं। एक साथ उत्सव मनाना, एक साथ
जिंदगी के हर सुख दुख को साथ रहकर गुजारना, ये उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है जनजातीय जीवन में। तो आंगन के जो पारिवारिक जीवन का एक पारिवारिक जीवन के सुख का प्रतीक है आंगन, जहां पे परिवार के बच्चे, बुजुर्ग, युवा सबके हास परिहास और खेल कूद का एक केंद्र बिंदु होता है। और उसका स्थान ले लिया है आज हमारी लॉबी ने। हर हर घर में आंगन एक कोने सिकुड़ कर चला गया है। वो केवल एयर वेंटिलेशन का काम करता है वो आंगन, और उसके स्थान पे एक लॉबी बनने लगी है, और उस लॉबी में अब घर के लोग बैठते हैं। और लॉबी कितनी बड़ी हो सकती है? घर की जरूरतों के हिसाब से, जहां 4 से 5 लोग रहते हैं। तो अगर उस जीवन को बचाना है, उस जनजातीय प्राकृतिक सुख से भरपूर उस जीवन को बचाना है, तो पारिवारिक जीवन को बचाना है, तो इस आंगन को बचाना पड़ेगा। कहीं यह आंगन एक मीटिंग हॉल में तब्दील ना हो जाए, और हो रहा है। लॉबी क्या है? एक मीटिंग हॉल ही तो है। इसलिए इसे बचाने की कवयित्री पुरजोर सिफारिश करती हैं। वो कहती हैं, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। ये सब बचाने की जरूरत है, और ये बचाने की जरूरत है तो आंगन को भी बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि यह सारे क्रियाकलाप कहाँ होते हैं? आंगन में होते हैं। हंसना, खिलखिलाना, गीत, संगीत, वही तो पारिवारिक जीवन का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है, जहां पे 10-20 लोग मिलकर शादी के, तरह तरह के त्योहारों के, जो तरह तरह के फंक्शन होते हैं, जो सामूहिक आयोजन होते हैं, स्पेशली जो औरतें करती हैं, वो उसी आंगन में संपन्न होता है। लेकिन वो आंगन जब बड़ा हो तब ना। तो अगर गीत को बचाना है, अगर हंसने के लिए खिलखिलाहट को बचाना है, अच्छा, हंसना भी कई तरीके से होता है। बड़ी रहस्यमयी मुस्कान अब ऐसी होती है। यस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी दिली सुकून मिला, दिली सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस टू मीट यू। ये मुस्कान, और वो मुस्कान, खिलखिलाहट, आप याद कीजिए जेपी सर जेपी सर की खिलखिलाहट सुनने के लिए हम सारे टीचर्स भी कभी मोटिवेट करते हैं। वो कभी कभी आती है, लेकिन जब आती है तो निश्चित रूप से हम सब खिल उठते हैं। खिलखिलाते वो हैं, लेकिन खिल हम सब जाते हैं। और अगर आपने भी सुनी हो जेपी सर की जो हंसने की जो खिलखिलाहट होती है, पूरा माहौल ही बदल देता है। बड़ा गंभीर माहौल भी एकदम हल्का फुल्का हो जाता है जब से जेपी सर हंसते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे समाज में हैं, और जनजाति जीवन में तो हर बंदा ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर अक्खड़पन है, जुझारपन है, निर्दोषता है, जीवन की गर्माहट है, तो ये सब तो होगा ही। अगर इसको बचाना है, हंसने का मतलब हंसना कई तरीके से होता है। खिलखिला कर हंसना, खिलकर हंसना, कमल की सारी पंखुड़ियों की तरह पूरा अपने को बिखेर देना, अपने अस्तित्व को बिल्कुल चारों तरफ बिखेर देना। जो आपका अस्तित्व प्रेम से, भोलेपन से भरा हुआ है, उस अस्तित्व को बिखेरने का मतलब सकारात्मकता को चारों तरफ फैलाना। वो हंसी की गूंज जहां जहां जाएगी, लोगों के मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगर उसे बचाना है तो निश्चित रूप से गंभीर तो प्रयास करने होंगे, क्योंकि जो ये सभ्यताओं का जो अटैक है वो बहुत खतरनाक है। वो हमारे दिल दिमाग को एकदम हिप्नोटाइज कर चुका है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत,
हंसना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन रोता हुआ चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो रोने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता? एकांत का। बड़े बड़े घर हैं लोगों के, लेकिन दिल में ऐसी बेचैनी है कि रोने के लिए एकांत नहीं है। यहाँ एकांत का मतलब जगह से केवल नहीं है, यहाँ एकांत का मतलब है ऐसे जीवन में एक ऐसे स्पेस की, एक ऐसी जगह की जहां पर हम अपने दिल की सारी जो दुखती अनुभूतियां हैं वो सब आंसुओं से प्रवाहित कर दें। एक बच्चा जब अपने माँ के आंचल से लिपट कर अपने दुख और दर्द बयां करता है, उसके आंखों के आंसुओं में वो सारा दर्द बह जाता है, एकदम वो हल्का हो जाता है। यहाँ एकांत का मतलब जगह से नहीं है, वो हमारे रिश्तों में बनाए गए एक ऐसे जगह से है जहां पर हम अपने दुख की अनुभूतियों को, अपने दिल की तड़पन को व्यक्त कर सकें। कोई हो अपना ऐसा। हम आज की जिंदगी में अपना अपना बोझ सब लेके टहल रहे हैं। बच्चे अपना बोझ लिए हुए टहल रहे हैं, माता पिता अपना बोझ लिए हुए टहल रहे हैं। कोई किसी को अपने दर्द नहीं शेयर करना चाहता, और नहीं करना चाहता इसका भी कारण है। सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं, आदतों और सोच से परेशान है, क्योंकि यह सोच और यह जो बेचैनी है वह कहां से आई है? जो सभ्यताओं का जो एक आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण की वजह से यह सोच, यह बेचैनी आई। इसलिए किसी के प्रति हमारे मन में सकारात्मक विश्वास नहीं है, तो हम कैसे अपने दिल की तड़पन को हम दूसरों के सामने व्यक्त कर सकें? इन्हीं को बचाने की बात कवयित्री कह रही हैं कि कहते हैं कि मुट्ठी भर एकांत। मुट्ठी भर एकांत का मतलब जहां पे हम अपनी दिली भावनाओं को, दुखती तड़पन को व्यक्त कर सके और अपने आंसू गिरा सके, और हमें कोई कमजोर ना कहे। इसलिए इस मुट्ठी भर एकांत अर्थात उन रिश्तों को बचाने की जरूरत है। और जब ये भोलापन होगा, मनुष्यता होगी, तभी यह सारी चीजें बच पाएंगी। आते हैं बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। यह सब बचाने की जरूरत है। बच्चों के लिए मैदान। अब नाले और सड़कों पर भी लोग कब्जा करके मकान बना ले रहे हैं, तो मैदान कहां से रहेंगे? जो लोगों की भौतिक भूख है, उसमें बचपन तबाह हो चुका है। अब कहां मैदान रह गए? मैं याद करता हूं, मैंने जीआईसी में पढ़ा है, जीआईसी इलाहाबाद, और जब 90 तक की बात है, 90 तक जीआईसी का जो ग्राउंड था वो बहुत विशालकाय होता था। आज मैं जाके देखता हूं तो लगभग 2/3 ग्राउंड खत्म हो चुका है। वहां पे पता नहीं कौन कौन सी बीएसए ऑफिस, पता नहीं कौन कौन सा ऑफिस, तरह तरह की बिल्डिंगें बन गई हैं। अब वह भी नहीं कि वो विद्यालय की बिल्डिंगें हो, पता नहीं कहां कहां के प्रशासनिक भवन वहां बन गए। आप अभी भी केपी ग्राउंड चले जाइए, देखिए वहां का ग्राउंड इस इलाहाबाद का, प्रयागराज का सबसे बड़ा ग्राउंड था, और आज देखिए वहां पे व्यवसायिक कहते हैं कि कितने वो कहते हैं टेंट और पता नहीं क्या क्या जो है सब हो गया है। जब शादियों का मौसम होता है तो पूरा ग्राउंड तो बिल्कुल टेंट और शादी के जलसों से भरा रहता है। अर्थात उस जमीन को हमने अपनी
भौतिक भूख की हवस को मिटाने के लिए। जहां बच्चे खेलते थे, हम जीआईसी में पढ़ते थे तो क्लास कट करके जाते थे केपी ग्राउंड में, वो वही केपी ग्राउंड में खेलते थे कि बंक मार के वहां जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। अपना भी ग्राउंड कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बट अपने ग्राउंड में जाते तो पकड़े जाते। इसलिए हम लोग पास, जीआईसी के पास ही केपी ग्राउंड है, तो हम वहां जाते थे और बड़े मस्ती से खेलते थे। आज न वो ग्राउंड बचा है, न ये ग्राउंड बचा है, और जो बचा है वो केवल औपचारिक क्रियाकलाप मात्र के लिए है। इस मायने में थोड़ा हम भाग्यशाली है कि हमारे विष्णु भगवान का जो ग्राउंड है बहुत अच्छा है, और जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई कटौती नहीं हुई है फिलहाल अभी तक। बच्चे जब ग्राउंड में जाते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा बिखेर देते हैं। कहते हैं भौतिक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब स्वस्थ शरीर रहेगा ही नहीं, कैसे रहेगा? ग्राउंड तो हम बच्चों के खेलने के स्थान तो खत्म करते जा रहे हैं। तो अगर सच में बचपन बचाना है, अगर बच्चों का स्वास्थ्य बचाना है, यहाँ तो हम सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ लेखिका केवल उस जनजाति परिवेश में बात करें, लेकिन मैं व्यापक परिवेश में बात कर रहा हूं। तो उसे बचाना पड़ेगा। यह केवल जनजातीय समाज को बचाने की जरूरत नहीं है, यह संपूर्ण बचपन को बचाने की जरूरत की कवायद है, जरूरत है। ये हम अपने भौतिक लालसाओं के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है ये हम सोच भी नहीं रहे। और जब हम परिणाम मिलता है तो केवल हाथ मलते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे अनुशासनहीन हो रहे हैं, बच्चे किसी की इज्जत नहीं करते, बच्चे तरह तरह की बुरी लत से ग्रस्त होते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमने बच्चों को दिया क्या? हमने उन्हें लैपटॉप दिया, हमने उन्हें बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोन दिए, आईफोन दिया, कि ये किस लिए दिया? ताकि वो बड़ा पैकेज पाएं। जिस भौतिकता की दौड़ में हम शामिल हैं, वो हमसे भी उस भौतिकता की दौड़ में दौड़े। हमने उन्हें सुविधा नहीं दी, हमने उन्हें जीवन नहीं दिया। सच में हमने उनको ऐसा करके उस भौतिकता की दौड़ में शामिल करा दिया, उस छोटेपन में ही, उस बचपन में ही। उन्हें लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं चाहिए, उन्हें हरा भरा मैदान चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहां से बचपन बचेगा? और बचाना है तो इन सारी चीजों को बचाना पड़ेगा। और पशुओं के लिए हरी हरी घास, सारे जब खेलने के मैदान नहीं रह गए तो पशुओं को चरने के लिए जो चारागाह होते थे वो कहीं बचेंगे। गांव में, हर गांव में जो ग्राम सभा की जमीन होती थी वहां पे चारागाह होते थे, पशु चराया। हम खुद जो है, जैसे हमारे यहाँ गाय होती थी तो हम लोग चराने जाते थे। वो स्पेशली इलाका होता था जहां पे कि कोई खेती नहीं होती थी, वहां पे साल भर घास उगती रहती थी और वहां पशु चरते थे। हर ग्राम सभा में चारागाह के लिए जमीन होती है, लेकिन आज की समय हर वह चारागाह की जमीन किसी न किसी व्यवसायिक कार्य में या प्रशासनिक कार्य में प्रयोग की जा रही है। तो जब चारागाह ही नहीं रहे तो कैसे चारा खाएंगे पशु? और जब चारा पशु नहीं खाएंगे तो वही कृत्रिम भोजन करके हमें क्या, वो जो दूध या जो उनसे संबंधित जो हमें पदार्थ मिल रहा है वो कितना पौष्टिक होगा? जब पशुओं को चारा ही नहीं मिलेगा तो उनका दूध, क्या उनसे मिलने वाला जो भी हमें खाने की चीजें मिलेंगी वो कितनी पौष्टिक होंगी, कितनी स्वास्थ्यवर्धक होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अगर अपने स्वास्थ्य को बचाना है तो पशुओं को बचाना पड़ेगा। पशुओं को बचाने के लिए चारागाह को बचाना पड़ेगा। और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कहते, अभी मैंने कहा पहाड़ों का मौन, अभी पहले आया था। पहाड़ शिखर की तरह होते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मौन बढ़ता जाएगा।
वैसे वैसे जो कोलाहल जीवन का है वो कम होता जाएगा। तो शिखर क्या है? एक अपूर्व सी शांति होती है, और जो पहाड़ होते हैं इसके प्रतीक माने जाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे वृद्ध जन हैं, वो जीवन की कोलाहल से अब दूर आ चुके हैं। उनको शांति चाहिए, उनको सुकून चाहिए। लेकिन क्या हमारे घरों में है? यहाँ पे पहाड़ों की शांति का मतलब है यहाँ पे घर का एक ऐसा कोना, घर की एक ऐसी जगह, या एक ऐसा समाज में एक ऐसा स्थान जहां पे हमारे बुजुर्ग अपने उस जीवन यात्रा को याद कर सके। नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। भौतिकता सबको ले चुकी है। इसलिए अगर बुजुर्गों की शांति को बचाना है तो हमें वो सब सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा जो हम भौतिकता की लालसा में नष्ट करते चले आ रहे हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं। आज के कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। सपने बनते हैं तो टूटने के लिए बनते हैं, और यह सब सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पाश्चात्य और भौतिक संस्कृति को आलिंगन करने की वजह से है, अपनों से दूर होने की वजह से है, जीवन के असली सुख को नकारने की वजह से है। अगर हम अपने इस विश्वास को बचा पाएं, उम्मीदों को बचा पाएं, हम सपनों को बचा पाएं, तो सच में हम अपना जीवन बचा लेंगे, हम अपना अस्तित्व बचा लेंगे। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। वो बड़ी उम्मीद करती हैं कि अब जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी शेष है, अगर उसको हम बचा ले तो अभी भी हमारी जिंदगी पटरी पर आ सकती है। अभी भी हम उस सुख के एक महामार्ग पर चल सकते हैं जिसकी हमें तड़प होती है। तो इस तरह से यह जो कविता है हमें उस प्राकृतिक और मानवता से भरे हुए सुखकारी जीवन के महामार्ग को प्रशस्त करने की ओर प्रेरित करती है। अपने उन कुप्रवृत्तियों पर अंकुश डालने की सलाह देती है, जिसकी वजह से आज हम चिंताग्रस्त, नाउमीदी और सपनों के टूटने के दंश से आज पीड़ित हैं। इसलिए इन सब को हमें आज बहुत शिद्दत से बचाने की जरूरत है। बहुत जरूरी ये कार्य है हमारे जीवन का, कवयित्री कहती हैं। इसलिए अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो इन सब को बचाना ही पड़ेगा।